वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का जो 2025 में ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ सोच विचार ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम पेपर के बारे में देख लें। अच्छा, मतलब इस बार कुछ चेंजेज नहीं हुआ है, हर साल की भांति इस साल भी, मतलब पिछले 2-3 साल का 4 साल से जो पैटर्न है उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। तो जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है, तो बहुत बड़ी मतलब ये बात है। चलो, तो पहले भी था 70 ऑब्जेक्टिव था जिसमें आपको 35 करना रहता था, 20 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें आपको 10 ही करना था या 35, और 6 लॉन्ग था बट उसमें करना कितना अपने को 3 ही करना था, है कि नहीं। तो ये कुल मिला के अपने को टोटल 35 मार्क्स का बन जाता है, क्योंकि आपको पता है ये 1 मार्क्स यानी 35 मार्क्स तो यही हो गया, और ये 20 नंबर का ये हो गया, और एक क्वेश्चन 5 यानी कि ये कौन था 15 नंबर का। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 70 नंबर, है ना। तो बड़ा ही आसान सा बात है, मतलब जैसे पिछले 2-4-5 साल से जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव किया नहीं गया है ना। अच्छा, दूसरे और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें मॉडल पेपर क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर कैसे आने वाला है, उसका पैटर्न कैसे आने वाला है, इससे हमें किसी भी एग्जाम के बारे में पता चलता है कि नहीं। अच्छा, एक बात और भी कह रहे हैं कि हमें चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन वर्क रट के चले जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब हमें कैसे करना चाहिए कि हर एक चीजों को नोट्स को बार बार पढ़ें, है कि नहीं। तो अगर आप इस मॉडल पेपर की बात करें तो टोटल ओवरऑल मॉडल पेपर, तो उसमें देखेंगे तो PYQ यानी कि क्वेश्चन बैंक से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो 22 से 24 सवाल PYQ के हैं, है कि नहीं। और बाकी जितने भी सवाल हैं वो आपको अपना DPP है, आप उससे देख लेंगे तो लगभग आपको मिल ही जाएगा उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार कहते हैं कि बिहार बोर्ड इज नॉट अ टॉप एग्जाम, है कि नहीं। तो सिंपली करना क्या है कि हमको कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेंगे तो आप इजीली पेपर कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हमें लगता है कि फालतू का टाइम खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा रफ्तार में कर लेते हैं क्योंकि अपने को मैथ्स का भी सोल्यूशन करना है ना। तो ठीक है, हम इसको आगे करते हैं। देखो, चलो भाई, तो ये सब कुछ वही आप पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन। और अच्छा, इस बार पीछे एक चचा जी दिख रहे हैं है कि नहीं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो भाई, अब ये पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं, समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12/F13 क्या होगा। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड। अच्छा, इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड का मतलब क्या, सबका मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो चलो, एक स्क्वायर की बात हो रहा है, मतलब एक वर्ग का बात हो रहा है मेरे दोस्त। तो चलो एक वर्ग सबसे पहले हम यहां बना लेते हैं। अच्छा, इसके पास थोड़ा सा स्पेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, बउआ देखना सुनना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो अपने को स्पेस चाहिए, बाकी तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां निपटा देंगे सवाल को। चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो अब इसके सभी शीर्षों पे, 3 शीर्षों पे क्या रखा है, आवेश रखा है, और वो भी समान। तो समान का मतलब क्या हुआ, यहां भी आप Q रख दीजिए, यहां भी Q, और यहां भी कितना Q। बट इन तीनों में से आप किसी को भी 1 2 3 कह दीजिए, है ना। तो सुविधा के लिए हम इसको 1 कह दे रहे हैं और इसको 2 कह दे रहे हैं और इसको क्या कह दे रहे हैं भाई, 3। अच्छा, वर्ग है तो इसके सभी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। अब देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, F12। तो भाई साहब F12 का मतलब क्या, सर F12 का मतलब ये होगा, हम कूलम्स लॉ डायरेक्ट लगा ले, K Q1 Q2 बाई कितना R²। तो K, तो F12 मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स, तो K Q अगेन Q, तो आप डायरेक्ट लिखो ना Q² बाई कितनी R², ठीक है। अब अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, हमसे क्या पूछा है F13, तो आप यहां भी F13 लिख लीजिए। तो अच्छा, F13 का मतलब क्या, सर 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, 3 हमारा पे है, तो इनके बीच में आप ये डायगोनल खींच लिए, तो डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू कितना R, √2 गुने भुजा। तो आप F13 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, देखो K Q²
और बाई कितना रूट टू आर का क्या स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई कितना 2r स्क्वायर। क्लियरली लग रहा है इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो सिंपली बात है क्या f12 और बाई कितना f13। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो के क्यू स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर तो कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा। आप देखिए एक बार लिख लेते हैं के क्यू स्क्वायर बाई कितना आर स्क्वायर और नीचे में कितना के क्यू स्क्वायर बाई कितना 2r स्क्वायर। तो यहां से हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सर ये दोनों इसकी वैल्यू क्या है कट जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि हम मुद्दे की यहाँ पे सीधा सीधा बात करें कि इसका जो रेशियो बनने वाला है, इसका जो अनुपात अपने को दिखने वाला है वो कितना दिखेगा भाई 2 दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा 2 दिखेगा। क्लियर। तो अपने से यही पूछा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए ये भी आसान सा सवाल है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा अब ये क्या बोला है, देखो नेक्स्ट सवाल कि एक उदासीन धात्विक गोले से 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स हटाए जा रहे हैं तो गोले पर आवेश होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो भाई निगेटिव तो आने का चार्ज है नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे खट गया, बी और कौन सा डी। तो आपको फार्मूला पता है कि Q बराबर क्या होता है भाई, यानी तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले आपने वो बोलो। n की वैल्यू कितनी है 10 के पावर कितना 14 और E की वैल्यू सभी को पता है 1.6 गुने 10 के पावर कितना माइनस में 19 कूलम। अच्छा ये 14 है ना। अच्छा तो ये कितना होगा बोलो 1.6 गुने 10 के पावर, अच्छा 19 में से वो 14 गया तो कितना और 4 ये 5 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखो बस ये हमारे पास 5 बनेगा, लेकिन ये माइनस में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है। अच्छा अब एक बात करें कि इसको ऐसा लिख ले कि 1.6 इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 के पावर कितना आएगा माइनस में कितना 6। अच्छा इतना कूलम है बट हमें ऑप्शन में माइक्रो में दिया है, तो अब ये सब बात है आपको पता है कि 16 और इसको माइक्रो लिख सकते हैं 16 माइक्रो कूलम, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी सवाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई ये सब बात है नहीं। अच्छा नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। ये कितना होता है भाई, सिंपली इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होता है और वैसे भी हमने बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि लंबवत दिशा में जाने पर विभव का मान नहीं बदलता है, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक। विद्युत क्षेत्र और समविभवी पृष्ठ के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है भाई 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो अच्छा इसने क्या बोला है कि पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कितना r, चार्ज विद अ चार्ज q इज। ठीक है, बहुत बड़ा आसान सा बात है कि एक हम स्फीयर को हमने क्या करा है आवेश दिया है, तो ऑब्वियस बात है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कुछ नहीं बोला तो हम यूनिफॉर्मली मान सकते हैं। इसकी रेडियस कितनी है x r और इससे बोला है आउटसाइड में एक पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है के क्यू बाई आर सिंपली, तो के क्यू बाई कितना x। ठीक। ऐसा भी बोला है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो आउटसाइड पॉइंट्स जो है आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, केप्ट एट कहां इट्स सेंटर, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बिहेव्स एज लाइक व्हाट पॉइंट चार्ज, केप्ट एट कहां सेंटर, लेकिन वो कौन से पॉइंट्स के लिए आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये आप देखिए नोट्स में, कुछ बड़ी बात है नहीं, आप कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे कौन सवाल क्या करें के क्यू बाई कितना x, यानी कि कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो पता है आपको कि गतिज ऊर्जा मतलब इसका जो फार्मूला है आप Q इंटू क्या लिख सकते हैं V। Q क्या है उस पे आवेश, जो भी आवेश को आप फेंके हैं, और V क्या है उन दोनों बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब विभवांतर। अब K की वैल्यू आप Q पता है कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है ये डबली चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी कि इस पे जो चार्ज जो अल्फा पार्टिकल वो कितना होगा प्लस में कितना 2e, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस में कितना 2e। अच्छा पोटेंशियल कितना आप ला रहे हैं, विभव कितना 200 इतने वोल्ट्स, तो यानी कि कितनी वैल्यू आएगी बोलो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये भी आसान सा सवाल है, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मतलब कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा ये फार्मूला कहां से आया, तो आप ये भी कर सकते हैं, इसे क्लास में डिस्कस करा है हमने। मान लो कि ये दो बिंदु है 1
और ये दूसरा बिंदु है क्या 2। इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब विभवांतर कितना है v, लेट्स से। तो इसका आप v मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए। अब हमने आवेश को यहां से रखा है, छोड़ा है भाई साहब आवेश को, तो अब ये सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो ये आगे जाएगा। तो आप जब यहां पे रखे हैं तो हमें पता है कि इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और एक नीचे m द्रव्यमान है तो mg लगेगा। ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल और यहाँ कोई घर्षण है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षित होगा। ऊर्जा संरक्षित का मतलब क्या कि टोटल एनर्जी एट 1 बराबर टोटल एनर्जी एट कितना 2। आप इसको लिख सकते हैं k1 प्लस कितना u1 और k2 प्लस में कितना। सर ये कैसे लिख दिए भाई? बउआ ये तो क्लास 11 से करते आ रहे हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। अब पता है कि यहां से जैसे हमने छोड़ा है इनिशियली, तो पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी क्योंकि रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है। अच्छा u1 मतलब आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या लिखेंगे q इंटू वी, तो q इंटू वी लिख लेंगे। अच्छा इधर भाई साहब पोटेंशियल तो 0 हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ विभव ही 0 हो गया, तो इसका सत्यानाश। तो यानी कितना बचा हमारे पास ओनली काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास q इंटू कितना v। सिंपली बात है, सिंपल सा बात है, ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, है कि नहीं। इसमें भी कई 2 सवाल सीट में हमने कराया है ऑलरेडी क्लास में, ठीक है। तो चलिए आगे चलो भाई। अब देखो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, बोला है कि सी संधारित्र के संधारित्र में संग्रहित संचित ऊर्जा, तो हाफ सी वी स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं इसको, इसमें कुछ नहीं करना है। चलो आगे करते हैं। अच्छा अब आप देखें ये भी सवाल, तो ये भी सवाल आपके सीट में मिल जाएगा, क्लास नोट्स देखिए। इसलिए बोलते हैं कि देखो हमें मतलब क्वेश्चन बैंक का तैयारी नहीं करना है, हमें किसका तैयारी करना है, हमने जो पढ़ा है साल 2 साल भी हमने जो मेहनत करा है, नोट्स पढ़ के जाना है, ताकि आप कैसे, देखो 2 चीजें हैं, क्वेश्चन बैंक के करके जाओगे तो ठीक है, आप मार लेंगे वो क्वेश्चन, वो 28-30 का नंबर कर लेंगे। लेकिन अगर तू नोट्स को अच्छे से पढ़ के गया है तो तुम्हारे पास कैसा भी पेपर कर ले वाला है तू कर देगा, है कि नहीं। तो अगर आपको सिंपली देखो एवरेज स्टूडेंट्स करता क्या है ज्यादातर कि भाई वो क्वेश्चन बैंक को रटने में लगा है, गेस रटने में लगा है, कोई फायदा नहीं, फालतू का चीज है। आप क्वेश्चन बैंक बस इस हिसाब से लगाइए कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप करा है, उससे सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन बैंक से बस इतना पता चलता है किसी भी एग्जाम का उसका लेवल क्या है। अब एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। चलिए तो हम लगता है इसमें वो ये सब खैर फालतू की बात है। तो चलो देखो एन स्फेरिकल, ये भी क्लास में करवा चुके हैं सवाल, लेकिन चलो कर लेते हैं इसको। देखो मान लो कि छोटे छोटे बूंद से, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बूंद से, इनकी संख्या कितनी है एन, इसको मिला के हमने एक बड़ा बूंद बनाया है, बड़ा सा बूंद, तो इसकी रेडियस कितना बड़ा। तो बोला है ना एन समान बूंदे जो समान विभव। अच्छा इसमें हर एक छोटे बूंद मतलब भी छोटा छोटे बूंद की जो हमारे पास विभव है वो उसकी वैल्यू कितनी क्यू, सॉरी भी। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं के क्यू और बाई कितना के क्यू बाई कितना छोटू आर। अब इसको मिला मिला के एक बड़ा बनाया है, तो बड़े का आप क्या लिख सकते हैं विभव, आप क्या लिखेंगे सर के, और इस पे टोटल क्यू हम मान लेते हैं क्यू आया होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आर। ऐसा चार्ज के कंजर्वेशन से ये कह सकते हैं कि इसमें सब पे चार्ज छोटू क्यू, सब पे क्यू 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 चार्ज है, और इसमें एन मतलब चार्ज की संख्या है, तो सॉरी एन ड्रॉप्स की संख्या है, तो इस पे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी सर एन और इंटू कितना एक छोटू पर। तो यहां से तो हम ये लिख लेंगे के, और इस पे हम क्या लिखेंगे एन बूंदों की संख्या, और इस पे टोटल किसी एक पे चार्ज। सिंपल सा कहानी है कि छोटे छोटे को मिला के बड़ा बना रहे हैं, हर एक छोटे पे चार्ज क्यू हमने माना है, तो एन है तो यानी सभी पे टोटल चार्ज बनेगा एन इंटू क्यू बनेगा। अब वो सारा चार्ज इस पे चला गया, है कि नहीं। अच्छा रेडियस कैसे करें सर, आर की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो आप आर की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए आप सीधा सीधा अगर इसको ऐसा बनाए तो जो आयतन है वो कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम की वैल्यू बदलेगी नहीं, कंजर्व रहेगी वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करें एक छोटे मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिख ले, और किसी एक का वॉल्यूम लिख ले, तो किसी एक का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई, और छोटू आर का कितना क्यू, है ना। अब ये किसके बराबर होगा सर, वही होगा बड़े का, तो बड़े का वॉल्यूम कितना लिखेंगे 4/3 पाई, और कैपिटल आर का कितना क्यू। अब यहां से क्लियर कट आपको समझ रहे हैं आ रहा ही होगा
कि भाई साहब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और यहां से हमारे पास आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी मेरे दोस्त, देखना सर यन तो आएगा और साथ ही साथ आर का क्या आएगा, क्यूब। सर हमें तो आर चाहिए ना, तो आर की वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो यन की पावर कितना आएगा 1/3 और ये हमारे पास कितना आएगा, आर आएगा। क्लियर। अब इसकी वैल्यू आप यहां उठा पटक दें तो यन की वैल्यू कितनी 1/3 और इंटू में कितना आर। अब यहां ध्यान से देखें तो के क्यू बाई आर को बाहर निकाल लेते हैं और n के पावर 1 है और 1/3 नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो घट जाएगा। तो n की वैल्यू 1 माइनस 1/3 तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 कितना 3। अब यहां से अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो ये तो बड़े ड्रॉप्स का था ना, बड़े ड्रॉप्स का। अब ये जो है के क्यू बाई आर एक छोटे बूंद छोटू 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 का पोटेंशियल कितना है के क्यू बाई कितना आर। तो आप बड़े का जो पोटेंशियल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे वी एस इंटू एन के पावर कितना 2/3। ये भी एक तरीका है सवाल करने का। इधर आप सी बाई क्यू ये क्यू बराबर सी बी से भी आप कर सकते हैं सवाल, वहां से भी हो जाएगा। आप देखेंगे ये भी सवाल अपने नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई आगे वन मोर इंटरेस्टिंग सवाल। देखो अगर ये थोड़ा सा ढंग का सवाल है बट ये भी सवाल देखो बड़ा इज्जत के साथ आप नोट्स खोल के देखें तो वो भी सोल्व होगा। देखो हम बार बार कह रहे हैं कि नोट्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि टफ सवाल या फिर थोड़ा सा वो ढंग का सवाल है तो भी सोल्व हो जाएगा अगर आप नोट्स पढ़ के जाते हैं। अगर राजधानी की तरह वो रट के जाते हैं तो ठीक है, मतलब उसी तरह से एग्जाम भी जाने वाला है कि नहीं। तो बार बार कहते हैं कॉन्सेप्ट को फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो ये कह रहे हैं हम लोग, देखना ये ऐसा सवाल है देखो कि अगर आप कैपेसिटर वाले चैप्टर में जाएंगे शुरुआत में या स्टार्टिंग में ये हमने बताया आपको, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो ये इजीली सवाल हो जाएगा। बट अगेन यहां से हम इस बात को रिपीट कर लेते हैं कि दो प्लेटों के बीच में हम फोर्स कैसे निकालते हैं भाई। चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, देखना सुनना। अब देख भाई ऐसा है कि यहाँ पे एक प्लेट ऐसा है और एक प्लेट ऐसा है, तो इस पे प्लस 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 चार्ज दे दिया हमने, है ना। इस पे क्या दे दिया हमने माइनस माइनस माइनस। तो इस पे भी चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज कितना है क्यू है। अच्छा इनके बीच, अच्छा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसका भी कितना सिग्मा। मतलब क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इन दोनों संधारित्रों को ध्यान से देखना, वर्ड जो बोलने जा रहे हैं, इन दोनों संधारित्रों के बीच में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की वजह से कितना सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ऐसे जोड़ क्यों दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है तो इसकी वजह से दूर जाता हुआ इसकी वजह से पास आता हुआ, और दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है ना, दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो आधा आधा जुड़ेगा तो सिंगल बनेगा, तो सिग्मा वाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें क्या ध्यान देना है कि ये जो ई की जो वैल्यू है दोनों प्लेटों के बीच की है। अब हमसे पूछा क्या है कि भाई यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम हो तो हम क्यू की वैल्यू बाद में ले लेंगे, तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल, तो भाई ऐसा है कि बल का जो फार्मूला है हम सीधा सीधा ऐसा देखते हैं, हमने अगर हमें इस प्लेट पे बल निकालना है तो फोर्स की वैल्यू क्या जानता है, तो Q इंटू ई। तो इस प्लेट का चार्ज लिखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लेट, है कि नहीं। ये क्लास में इज्जत से पता है, आप देखिएगा नोट्स जाके संधारित्र चला अपना अपना नोट्स देखेंगे कि सर किसी एक प्लेट पे अगर अपने को बल चाहिए तो इसका चार्ज लिखेंगे और इसने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रोड्यूस करा वो लिखेंगे, है कि नहीं। तो इसको हम लेट्स से ई डैश कह लेते हैं। सर ई डैश है क्या, नेगेटिव प्लेट द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव प्लेट। क्लियर। तो सिंपली है आप यहां से क्यू लिखेंगे, है ना। अच्छा ई डैश क्या लिखेंगे, अब ये एक प्लेट है तो एक प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्लियर। अच्छा अब यहां से तू देखना हम क्या करेंगे, यहां से सर ये तो अपने को समझ में आया है क्यू 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 और सिग्मा बाई ऐसा करते हैं, देखना सुनना कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करते हैं कि 2 को बाहर कर लेते हैं, यहां से 2 को हम बाहर कर लेते हैं और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। अब तो ध्यान से देखना, अब Q बाई 2 तो हमारे पास है ही
अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हम काय से रिप्लेस कर सकते हैं? ई से, ई से, ई से। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया? क्यू ई बाई कितना? 2। क्यू क्या है? किसी एक प्लेट पे चार्ज है, एंड ई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारा। बात पकड़ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तो Q की वैल्यू लिख लेते हैं यहां से। तो Q की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रो कूलम। तो 1 गुने आप 10 के पावर कितना लिखेंगे? माइनस में 6। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 10 के पावर कितना? 5 वोल्ट पर ये मीटर। और नीचे में हम कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो आप ये बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 इंटू 10 के पावर कितना? -1, है ना। 1/2 गुने 10 के पावर कितना? -1। अच्छा, 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। तो 0.5 गुने 10 के पावर कितना? -1, है ना। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है अपने को। तो ऐसा करते हैं कि पॉइंट को और इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस को हटा लेंगे तो अपने को दिख रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना? 0.5 और इतना क्या? न्यूटन। क्लियर, है ना। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम कर सकते हैं है ना। आप जाके फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नोट्स को पढ़ो, जितना बार नोट्स को पढ़ो उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट और रिफ्रेश होगा, समझे। चलिए आगे और बात करते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या बोला है ना कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित यम चुंबकीय आघूर्ण। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है भाई, भावना को समझिए। धारा पास करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ, मतलब क्या है? थोड़ा अंग्रेजी मार लेते, देखना सुनना। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट लूप ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट कितना? एम। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट को थोड़ा सा हम, ये पोल स्ट्रेंथ का सिंबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम। तो दुनिया जानता है कि भाई टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी होता है ना। एम क्रॉस कितना? बी। तो थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है, वो बड़ा सा सिंबल यूज कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे और बात करते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या बोला है भाई? देखना सुनना। बोला है ना कि चुंबकीय क्षेत्र में मान घटने से चुंबकीय सुई, तो भाई टाइम पीरियड की वैल्यू पता है? 2 पाई रूट अंडर कितना? आई बाई कितना? एम बी। अब दोनों चुंबकीय क्षेत्र घटा रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसमें क्या करना है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। चलिए आगे और बात करते हैं। 11 बोलता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन प्लांट। अच्छा, ये देखो एक मेमोरी बेस्ड सवाल है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधों घरों में होता है। देखिए ऐसा है कि इंफ्रारेड का काम क्या है कि वाटर वेपर जो वाटर वेपर से इंफ्रारेड को क्या करता है? क्या हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं, जिससे प्लांट को हीटिंग इफेक्ट में इसको हम काम कर लेते हैं, समझे। मतलब वो गर्म रखने में चीजों को हमें मदद करता है। कौन सा? इंफ्रारेड। बेसिकली जो हमारे सराउंडिंग्स में वाटर वेपर है उससे हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। कौन सा? इंफ्रारेड। तो ठीक है, इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए आगे और बात करते हैं। बोला है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई सदिश एक्स अक्ष में, तो ये एक्स बना ले, ये एक्स बना ले, है ना। चाहे तो तू किसी को भी एक्स बना लेगा, हमारे पास आजादी है 3D में, किसी को भी हम एक्स, किसी को वाई और किसी को जेड कह सकते हैं। तो ये ले भाई, तू ऐसा कर ले ना, तू ई को इधर ही लिख ले, एच जेड एक्सिस, तो एच मतलब बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड ही है ना। तो हमें बताया कि इसकी संचरण गति की दिशा, तो हमें पता है ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी करोगे तो ये इधर आएगा ना। तो ये अगर तूने इसको क्या कर दिया है, ये एक्स एक्सिस बोला है और ये कौन सा है भाई? जेड एक्सिस आ गया है। तो ये इसकी दिशा जो होगी, संचरण की दिशा, वो कौन सी हो जाएगी? बाई। तो बाई के अनुदिश होगा सिंपली, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चलने का जो दिशा है ई क्रॉस बी होता है। अब ई क्रॉस बी को डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल, है ना, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। चलो ये सब फालतू का बात है, सब तुम्हें आता है रे। चलो अब देखो, ये अभी अगेन वैसे ही सवाल है कि द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी इज डन बाय, तो बचपन से पढ़ते हैं हम लोग मैक्रोनी, है ना, मैक्रोनी, वो खाने वाला नहीं अरे मैक्रोनी नहीं भाई, मार्कोनी मार्कोनी, बेतारी तार संचार का आविष्कार कौन किया था? मार्कोनी। चलो आगे और बात करते हैं। लाइट में बेंड्स इन मूविंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर, तो ऑब्वियस बात है रिफ्रैक्शन, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है। मुड़ने की घटना को जीवन में प्रत्यावर्तन कहते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं करना। अगेन ये फिर अगेन सवाल देखो, किसी कारण से हवा के बुलबुला, तो भाई ये बेसिकली पूर्ण परावर्तन, परफेक्ट रिफ्लेक्शन से कारण होता है। चलिए आगे, और ये सभी मेमोरी बेस्ड सवाल है,
अच्छा ये भी सवाल देखो क्लास में वो हो चुका है, देखो कर लेते हैं फिर से अगेन। देखो क्या बोला है ना कि इसका अपवर्तनांक कितना है भाई, 1 पॉइंट कितना 5। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा, मतलब एफ पूछा है। यदि प्रत्येक तल की, यानी कि ये बी भी 20 है और ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है भाई 20 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा है कि आप ये ऑब्जेक्ट ऐसा करते थे, सवाल जिससे टकराया वो हमारा 1 होता था, जिससे बाद में टकराया वो 2। फॉर्मूला लिखिए 1/f बराबर कितना, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो भैया इसका रेडियस तो प्लस हो जाएगा तो r ले लेंगे, और उसका रेडियस इधर लेंगे तो माइनस में कितना, माइनस में r ले लेंगे। अब यहां से 1/f की वैल्यू आप क्या लिखिएगा, म्यू माइनस कितना 1, अब माइनस माइनस तो 1/r तो ये 2/r हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। अच्छा म्यू की वैल्यू कितना है 1.5, तो 1.5 माइनस में कितना 1 1 और गुने 2, और r की वैल्यू कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात कर सकते हो कि 1.5 में से एक गया तो कितना 0.5, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, और ये हमारे पास कितना 2 बाई कितना 20। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 बाई कितना 20। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आ रहा हो कि 1/f बराबर कितना आ गया 1 बाई कितना 20, तो ऑब्वियस बात है f की वैल्यू कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई बहुत टॉप चीज नहीं है, कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ये भी तो बड़ा आसान है, अरे अरे ये क्या आ गया, एक मिनट चलो। अब बोला कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक, ये काम का बात है 1.5। इस लेंस को यदि पानी में, तो पानी का अपवर्तनांक इससे कम होता है, तो अगर लेंस का अपवर्तनांक अगर पानी सराउंडिंग मीडियम से कम हो तो वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है ना। मतलब जो भी रे आएगी सीधा सीधा है वो उसको क्या करेगा भाई, वो मोड़ देगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि कौन सा, अभिसारी लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है चलिए आगे और बात करते हैं। देखो सुनना, अब ये क्या बोल दिया कि द 3 लेंसेस, मतलब 3 लेंस जिसकी फोकस दूरी इतना 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 है, एक दूसरे से संपर्क में सटे हैं। तो इस संयोजन का तो आपको पता है कि 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है 1/f1। तो 1/f का मतलब f1 मतलब 20 प्लस 1/f2 का मतलब माइनस में 30, और ये कितना मेरे दोस्त 60 है ना। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, देखिए सुनिए, कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो थोड़ा 1/10 कॉमन ले लेते हैं, समझे। तो 10 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 बाई कितना 2 माइनस में 1 बाई कितना 3, 1 बाई कितना 6। अच्छा 20 तो कॉमन तो नहीं ले सकते। अच्छा ऐसा करो ना, एक मिनट, हाँ ठीक है यही कर लेते हैं। चलो देखो सुनो, अब यहां से 1 बाई हमारे पास कितना 10, और यहाँ पे कितना 2 3 6। एक मिनट हमने सही सब डेटा लिया ना, 20 30 और कितना 60, 20 30 और कितना 60। तो भैया ऐसा है कि हम यहाँ से 10 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा 2 3 और 6। ठीक है 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा भाई, 2 3 6 का लघुत्तम बोले तो 2 बार में 1 3, और ये कितना 3 दूनी 6, और 3 बार में 1 1 मतलब 6 एलसीएम हो जाएगा। 2 तिहैया और 3 दोहिया, और माइनस में कितना 1, तो कितना बनेगा देखना, 3 में से वो ओके, ये तो बड़ा गड़बड़ आ रहा है भाई, ये 0 आ जा रहा है, तो कहीं तो कुछ लफड़ा तो नहीं करा क्या हमने, कहीं कुछ गड़बड़। एक मिनट इसको ऐसा करते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखो सुनो, इसको इरेज कर लेते हैं। देखो क्या हम करेंगे 1 बाई कितना एफ इक्विवेलेंट, तो 1 बाई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी 1/20 है ना, और प्लस में 1/f2 माइनस में कितना 30, और प्लस में 1 बाई मेरे दोस्त कितना 60 है ना। तो आप यहां से ऐसा कीजिए ना कि 1/20 तो कॉमन तो नहीं ले सकते, तो आप 1/10 ही कॉमन ले लीजिए। तो 1/10 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1/2 1/2। ठीक है अच्छा माइनस में कितना 1 बटे कितना 3, और प्लस में कितना 1 बटे कितना 6। यहां तक तो सही कर रहे हैं हम लोग है ना। तो 10 दूनी 20 और 10 तिहाई कितना 30, और 10 छके 60। ठीक है तो भाई 2 3 6 का लघुत्तम एलसीएम कितने बार में 2 बार में, 1 दूनी 2 3, और 3 दूनी कितना 6। सही तो कर रहे हैं। अब ये 3 बार में 1 1 1, तो 3 दूनी 6, तो 1 बाय कितना 10 10 10, और यहाँ हमारे पास कितना बना, कितना एलसीएम आ गया 6 आ गया। तो ये 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, और ये अच्छा ओके ये प्लस में 1 था है ना, ये प्लस में 1 था इसके कारण मिस्टेक। चलो ठीक है तो ये हमारे पास कितना 1 बाय कितना 10,
और इसमें कितना 3 और 1 4 में से 2 गया तो कितना 2 बाई कितना 6, और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, है कि नहीं। तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 10 तिहाई 30, इसलिए एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। तो 30 सेंटीमीटर मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला वो थोड़ा सा है, ठीक है कर लेंगे आप। चलिए आगे बोला है ना, फोकल किसी दूरदर्शक का अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दुनिया 20 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। तो इस दूरदर्शक आवर्धन, तो मैग्निफिकेशन पता है हमने, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, माइनस में एफ ओ बाई कितना एफ ई, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बाई आई पीस। अच्छा माइनस यहाँ ऑप्शन में नहीं लिया है, मतलब उसने कंसिडर नहीं करा है, तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का कितना भाई 20 है और आई पीस का कितना है 2, तो इसकी वैल्यू कट जाएगी, तो यानी कितना 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 दूनी 20 का मतलब कौन सा, सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बड़ा आराम से सवाल करते जा रहे हैं हम लोग, देखो। अच्छा अब ये क्या बोला है कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें जो दोष होता है वही उसको दिखता है कि नहीं। तो भैया वो निकट दृष्टि दोष वाला है, मतलब उसको निकट की वस्तु वो देख सकती है। क्या बोला अपने को, साफ साफ देख सकते हैं, जिसको जो दोष रहेगा वही दिखेगा। सिंपल सा बात है। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि कैमरा ठीक चल रहा है कि नहीं, सही है, चलो। जिसको जो दोष है वही उसको दिखेगा। चलो आगे चलो और बात करते हैं। अच्छा अब ये बोला है ना कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, यानी कि बी द करेक्ट ऑप्शन, वास्तविक और कौन सा उल्टा। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो रेटिना है वो स्क्रीन की तरह बिहेव करता है और स्क्रीन पे केवल और केवल रियल इमेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। अच्छा मिनिमम डिविएटेड कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, तो सबसे कम डिविएट कौन होता है मेरे दोस्त, पता है सबसे कम मुड़ता कौन है, अपने को ये रेड वाला और ये वाला वायलेट वाला। तो रेड वाला कम मुड़ता है, इसमें क्या है ना। एक प्रिंस से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलित अवयव होता है कौन सा, हमारे पास लाल लाल, सबसे कम तो यही मुड़ेगा ना, सबसे कम डिविएशन इसी का होता है। चलो आगे और बात करते हैं। अच्छा ये बोला है कांच से हवा में जाती प्रकाश गिरने का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। तो हमने ये सिखाया है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। और म्यू जो है मेरे दोस्त वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल काहे का है, लेम्डा। कैसे सर, ये भी आपको पता है कि म्यू की वैल्यू कितनी सी वाई बी, ये वैक्यूम और कहा मीडियम। तो सी को आप क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू लेम्डा नोट, और इसको क्या है एफ इंटू लेम्डा। तो भैया ये पूरा कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी चेंज होना नहीं, तो म्यू और लेम्डा में कैसा रिलेशन है, उल्टा। तो ऐसा करें तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर 1 बाई म्यू और उल्टा है तो 1 बाई म्यू जो है वो लेम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सा बात है कि नहीं। अब बोलता है ना कि क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू किसका, ग्लास टू द मिनिमम। तो जो हमारे पास जो लेम्डा रेड है वो सबसे ज्यादा होता है किसका, लेम्डा वायलेट का। हमारे पास जो लेम्डा है वो रेड का सबसे ज्यादा होता है किसका, वायलेट से। तो जिसका लेम्डा ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा, जिसका लेम्डा कम उसका क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तुमसे पूछा है मिनिमम पूछा है, तो ऑब्वियस सा बात है हम डायरेक्ट लिखेंगे क्रिटिकल एंगल फॉर थीटा सी फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन थीटा सी ऑफ वायलेट कलर, है ना। तो कम पूछा है तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वायलेट कलर, सिंपल। अरे बैगनी रंग के लिए भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बड़ा ही आसान, इसमें टाइम खराब नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब क्या बोला ना कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश की वर्षा के बूंदों में। तो भाई देखो सिंपली बात है कि 2 बार इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा, और 1 बार क्या होगा, आंतरिक प्रवर्तन होगा। सिंपली बात है, मतलब तुम्हें पता है कि अगर ये कई वाटर का ड्रॉपलेट्स है, तो अगर रे ऐसे आई तो रेयर टू डेंसर ऐसे मुड़ी। फिर अगर मान लो कि यहाँ पे टीआईआर ना हो, मतलब रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो, तो रे इधर चली जाएगी। तो ऑब्जर्वर तो चचवा यहाँ पे बैठा ले, तो उसकी आंख को दिखेगा नहीं, इंद्रधनुष बनेगा नहीं इसके लिए। तो इस रे को इंद्रधनुष बनने के लिए यहाँ से रे इसकी आंखों में घुसना चाहिए। तो यहाँ से रे इधर आएगी और फिर आग वापस इधर मुड़ जाएगी, कहानी खत्म। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ और बीच में ये क्या हो रहा है भाई, टीआईआर हो रहा है ना। तो प्राइमरी रेनबो, कौन सा रेनबो, प्राइमरी रेनबो में रिफ्रैक्शन ट्वाइस होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन वंस होता है। तो सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो 2 बार आगे।
अच्छा, बोलता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट कलर, अरे भाई फ्रीक्वेंसी ये तो शुरुआत में ही हम कर चुके हैं, इसमें क्या करना है। अज्ञात आकार का एक सुदूर स्रोत से आने वाली प्रकाश, तो ये सब कुछ सवाल इसमें है नहीं, इसमें ये तो प्रीवियस ईयर का भी इस टाइप्स का मॉडल पेपर में आ चुका है, तो ये कुछ है नहीं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब बेसिक बेसिक सवाल है। दो स्रोतों को कला संबद्ध हम तब कहते हैं, मतलब कोहेरेंट सोर्स तब कहते हैं जब उनका फेज कांस्टेंट हो, है ना, वो फेज कांस्टेंट यानी कलुआ, कलांतर, कलांतर कैसा हो भाई, नियत। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, अब ये क्या बोला है भाई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सिंपल है कि cos फाई की वैल्यू क्या होती है भाई, बता, मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमा चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए। तो cos फाई मैक्सिमम कब होगा, जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा। सिंपल है, मतलब पाई के इवन मल्टीपल होना चाहिए, पाई का क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल। बट ऑप्शन में तो हमको 0 ही दिख रहा है ना, प्रिंसिपल वैल्यू उसने लिया है, तो हम 0 ही सेलेक्ट करेंगे। ये सब वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है। पाई तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाई पर तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना, है ना। चलो वहां इंटेंसिटी में मिनिमम हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। अच्छा, ये तो डेफिनेशन ही है, दो क्रमागत काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज बेड। क्या बोला इसने, सी बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब ये क्या बोला है कि यंग के द्विस्लिट में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर। तो भैया ऐसा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है एन लेमडा के बराबर होता है, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 और लेमडा बाई 2 कह लो, या फिर तू ये भी कह सकता है 2n-1 लेमडा बाई कितना 2। तो ये जब होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ब्राइट फ्रिंज दिखेगा। अगर ये जब होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हमें डार्क फ्रिंज दिखेगा, है कि नहीं। तो आपको ऐसे याद रखना कि अगर इंटीजर मल्टीपल हुआ लेमडा का तो कंस्ट्रक्टिव हुआ, अगर ऑड मल्टीपल वास्तविक में देखें तो 2n-1 एंड 2n+1 बोथ आर रिप्रेजेंट व्हाट, ऑड नंबर्स। तो लेमडा बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल हुआ तो सिंपल सा लफड़ा क्या है कि ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो बोलता है कंस्ट्रक्टिव के लिए कौन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये हो सकता है ना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए होता है भाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हमें कंस्ट्रक्टिव के लिए पूछा गया था। अच्छा, अब ये क्या आ गया, ये तो द वैल्यू ऑफ रीजनल डिस्टेंस जेड एफिशिएंट, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर बाई कितना लेमडा, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया भाई, बोलो, किर्चहॉफ का नियम निम्न में किस नियम का पालन करता है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। पॉइंट रूल बोला है, तो पॉइंट रूल काहे पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और वोल्टेज लूप यानी लूप लॉ कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए हिंदी में ये पॉइंट लिखना चाहिए, नहीं लिखा, अंग्रेजी में ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग, बीजगणितीय योग कितना होता है भाई, ये शून्य होता है, ये सभी, इसमें क्या करना है। चलो आगे, व्हीट स्टोन ब्रिज का हम करते क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस को कंपैरिजन में करते हैं, मतलब प्रतिरोध को मापने ही में करते हैं, है ना। अच्छा आगे और बात करते, देखो अब ये क्या बोल दिया, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो प्रति सेकंड प्रति सेकंड प्रति सेकंड तार से प्रवाहित। अच्छा, इसमें एक फार्मूला बताया था हमने, आई बराबर एन बिंदी इंटू ई, है ना। तो एन बिंदी है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड। तो यहां से आप एन बिंदी को आप क्या लिखिएगा, बोलिए, आई बाई कितना ई, और आई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे बताइए सर, 1 है तो 1 इंटू 10 के पावर कितना -6, और 1.6 गुने 10 के पावर कितना माइनस में कितना 19। तो आप ऐसा कीजिए, देखो सुनना, इस पॉइंट को हटाओ तो ऊपर 10 जाएगा, नीचे में कितना 16। अब ये 10 के पावर भाई साहब माइनस में 6 है, और 10 के पावर कितना है ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो 19 में से 6 गया तो कितना बचा, इधर देखना। अच्छा, ये 5 टाइम्स कटेगा और 8 टाइम्स कटेगा, इसकी वैल्यू 0.625 आएगी, और 10 के पावर कितना, 9 में से 6 गया तो कितना 3, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 13 बनेगा, है ना। अब इसमें ऐसा कुछ दिया है क्या, अरे ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 0.625 गुने 10 पावर कितना 13, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, देखो अगेन ये तो ऐसे बचपन से क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि
हमारे पास विद्युत हीटर में नाइक्रोम यूज होता है, निक्रोम या नाइक्रोम जो भी कह ले, हिंदी अंग्रेजी। अच्छा ये भी सवाल देखो, ये भी करा चुके हैं। तो कुछ कुछ सवाल थोड़ा ठीक है, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं आप, नोट्स में देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी करा ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल, मतलब ऐसा एक समान चाल से भी वेग से वो क्या है भाई, गतिशील है, तो ये आर त्रिज्या है ना। तो तुम्हें इससे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय द्विध्रुव, तो यम बराबर क्या फॉर्मूला तो जानता है, आइए आइए आवा आवा, एक आइए था एक नहीं आइए, है ना। तो चलो, लेकिन लफड़ा क्या है मेरे दोस्त की, अपने पास आई तो सर है ही नहीं, एरिया पता है, एरिया यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, है ना। सर पाई आर स्क्वायर क्यों कर लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू उसने गिवन है, बट लफड़ा क्या है, आई नहीं है, तो आई को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू आई कितना टी, है ना। अब टी क्या है भाई बता, सर घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्यू के बदले आप क्या लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा टी हमारे पास टाइम पीरियड है, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय, तो चाल बराबर बचपन से पढ़े हैं क्या, दूरी बटे कितना समय, दूरी बटे समय, तो भाई साहब समय बराबर आप क्या लिखेंगे, दूरी बटे कितना चाल, तो दूरी कितना ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, और उसका चाल कितना है भी, है ना। तो आप क्या लिखिएगा देखिए, ई और टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, और यहाँ पे कितना मेरे दोस्त भी, और यहाँ पे कितना पाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे तू क्या करेगा देखना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये भाई साहब शहीद हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू बचेगी क्या देखना, ई भी, और यहाँ से एक आर बचेगा, नीचे में कितना 2, और ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है भाई। तो ये भी आसान सा सवाल है, ई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि किसी धारावाही सीधे धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है, जिससे अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिजतः वो प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपित होगा, मतलब कुछ ऐसा सवाल कह रहा है, देखिए सुनिए। ऐसा है कि एक हमारे पास वायर है, इसमें कुछ ऊपर की ओर धारा ऐसे बह रही है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चचा इधर जा रहे हैं, इधर भी रफ्तार से, तो बोलते हैं इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो आपको करने के सबसे पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किधर अंदर होगा, क्रॉस, ठीक है। तो आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है भी, तो भी क्रॉस भी की वैल्यू किधर आएगी ऊपर, तो इस चार्ज पे जो भी क्रॉस भी की वैल्यू किधर आई ऊपर, लेकिन दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, तो उसके डायरेक्शन निकालने के लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, फोर्स को नीचे लगा देंगे। इस टाइप के कई क्वेश्चन कराया रे, जाकर देखो सब कुछ है कि नहीं, नोट इसलिए बोलते नोट्स पढ़ो, कभी फंसोगे ही नहीं तुम, है कि नहीं। तो सीधा सीधा क्या बोला कि एक किधर हो जाएगा बच्चा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो अगेन है कि एक वोल्ट मीटर कैन बी कन्वर्टेड, वास्तविक में यहाँ गैल्वेनोमीटर होना चाहिए था, ठीक है। तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही पापा है, उसी से मीटर बनता है, उसी से वोल्ट मीटर बनता है, तो हम गैल्वेनोमीटर को मीटर में कब बदल सकते हैं कि एमीटर हम करंट मेजर करते हैं, बाईपास करना पड़ेगा, बाईपास के लिए पैरेलल में लगाना पड़ेगा, और वो भी लो रेसिस्टेंस। आप देखिए इसमें इसको श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में नहीं, हम ये लिख लेंगे इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, क्योंकि मैक्सिमम करंट को हम बाईपास करना चाहते हैं, है कि नहीं। चलो और आगे बात करते हैं, आगे। अच्छा ये भी सवाल देखना, बोल तो रहे सब कुछ, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान, तो ये आपको पता है, वो अपने सीट का भंवर धाराएं उत्पन्न होती तब ऐसा होता है। देखिए कह रहे हैं कि इसमें जो भी सवाल है, पहली बात तो सीधा सीधा है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, बाकी सब सीट से ही सवाल है, उससे कोई फालतू का क्वेश्चन है नहीं। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया ईडी करंट। अब ये सबको पता है कि एनर्जी स्टोर की वैल्यू क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई कितना स्क्वायर, तो ये क्या होगा आई स्क्वायर, डायरेक्टली एनर्जी स्टोर और संचित ऊर्जा इंडक्टर में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। आगे चलते हैं, देखो अब क्या बोल रहे हैं ना कि एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक, मतलब ये क्या है भाई, 100 प्रेरण गुणांक मतलब ये है ना, 5 कितना मिली हेनरी, मिली हेनरी, तो 10 के पावर कितना कर ले माइनस में कितना 3, और ये हेनरी। यदि इस कुंडली को 2 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर के बने, तो इस कुंडली से संबंध, तो 5 बराबर लाई लाई, तो एल की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 गुने कितना 10 के पावर कितना -3, और आई की वैल्यू कितनी 2, तो 5 2 में करेंगे तो 10 बनेगा ना, अगुने 10 के पावर कितना -3, है ना। तो भाई साहब ये इसको सर 10 के पावर -2 ही लिखिए ना, 3 क्यों लिख रहे हैं,
और 10 के पावर -2 का मतलब कितना हो गया? 0.01, 0.01 इतना वेबर, है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास क्या पूछ लिया कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान। तो आपको पता है कि IRMS की जो वैल्यू होती है ये कितना होता है बच्चा? I नोट बाई कितना? √2, है ना। और इसके शिखर मान, मतलब आपसे पूछा जा रहा है ना कि IRMS और I नोट इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई कितना? √2, है ना। यही तो पूछा है ना, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात। तो क्या लिखेंगे? 1 बाई कितना? √2। तो कुछ नहीं, टाइम पास नहीं करने का, फटाफट कर लेते हैं सब सवाल। अब देखो ये सब सभी PYQ है ना, वो भी इसके पीछे PYQ, इसीलिए कह रहे कुछ को मतलब 22 से 24 क्वेश्चन PYQ है, बाकी तो ठीक है कर लेंगे सभी सवाल रे, इसमें कुछ नहीं करना है भाई। LR परिपथ का प्रतिबाधा, तो इंपेडेंस पता है RS² इंटू प्लस में रूट अंडर कितना? XL का स्क्वायर, तो फालतू का टाइम नहीं करते, ओमेगा स्क्वायर और L²। अगेन देखो अब ये क्या बोल रहा है ना कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना दिया है, तो धारा के मूल माध्य वर्ग मतलब IRMS पूछा है, तो पता है कि IRMS की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? I नोट बाई कितना? √2, है ना। अब इसके बगल में चचवा जो है यही तो I नोट है, तो 60 बाई कितना? √2, है ना। 60 बाई कितना? √2, तो यही ऑप्शन दिख गया ना, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे, चलो भाई आगे बात करते हैं। अच्छा ये सभी लोग क्या करना है इसमें? वह यंत्र जो आंतरिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो क्या बोलते हैं उसको? डायनेमो बोलते हैं। भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर ले, वही तो डायनेमो करता है। आगे बात करते देखो। अच्छा अब ये क्या बोला? प्रतिवर्ती धारा का, ये भी देखिए PYQ है, 2023 में आया हुआ सवाल, ऑलरेडी पूछा है ये, तो इसलिए कह रहे हैं कि PYQ कर लेंगे थोड़ा सा ढंग का, वो कंसेप्चुअली नोट्स पढ़िए, कुछ है नहीं इसमें। अनुनाद मतलब रेजोनेंस की बात, तो ये भी मतलब क्लास में इज्जत के साथ करा है। रेजोनेंस कब होता है? जब XL बराबर कितना हो? XC हो। तो tan इनवर्स बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई बराबर XL माइनस XC बाई कितना? R। और जब ये दोनों जीरो हुआ तो फेज एंगल तो हमें पता है यही तो होता है ना, tan इनवर्स कितना? XL माइनस कितना? XC और बाई कितना? R। अब ये दोनों बराबर हो गए तो जीरो हो गया ना, तो tan इनवर्स जीरो मतलब जीरो, है ना। तो हम क्या बोलते हैं ना कि अनुनाद की स्थिति में, अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलुआ कितना होता है? जीरो हो जाएगा ना, शून्य हो जाएगा। तो रेजोनेंस में क्या क्या होता है, सारे पॉइंट्स को हमने नोट्स में एक जगह लिखाया है। एक्सएल XC के बराबर होगा, वो सेम फेज में होंगे, करंट और वोल्टेज मतलब उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, आर के लॉन्ग, वो सारी बात आप पढ़िए बार बार नोट्स। चलो देखो अब ये सवाल कर लेते हैं। क्या बोला है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यथार्थ एवं आभासी शक्तियां PT, ये तो डायरेक्ट है भैया, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है ना। तो PT कितना? PA। तो ये होता है ना एक्चुअल बाई वर्चुअल, है ना, एक्चुअल बाई कितना? वर्चुअल कॉस। चलो आगे, अब ये क्या बोल दिया कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा इतना इतना, शिखर मान 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, 600 सेकंड तक तात्कालिक। तो ये भी सवाल करा, स्टेप्स का कुछ है नहीं इसमें। तो आपको क्या पूछा है बताइए कि 1/600 सेकंड में आपको क्या निकालना है? तत्कालिक वैल्यू मतलब तात्क्षणिक। तो हमारे पास E की वैल्यू तो हमारे पास यही है, तो यहां से ई नोट की वैल्यू कितनी दिया है भाई बताना? शिखर मान कितना है? 10, तो यहां से 10 रख लेंगे और साइन। अच्छा ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं? 2πf, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, और ये टी तो हमारे पास है ही, तो यहां से क्या लिख लेंगे? 10 गुने साइन साइन साइन, और यहां से 2π लिखिए, और ओमेगा यानी एफ की वैल्यू हमारे पास कितना दिए? 50 हर्ट्ज, है ना। अच्छा टाइम की वैल्यू हमारे पास कितना दी है? 1 बाई कितना? 600। 1 बाई कितना? 600। तो आप एक शून्य से एक शून्य उड़ा दीजिए, है ना, और ये 12 पचैया 60 हो गया, और 6 टाइम 6 दूनी 12 हो गया। तो अब यहां से हमारे पास बनेगा 10 साइन कितना? पाई बाई कितना? 6। और पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है भाई? 10 साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। तो यहां से कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? 5 वोल्ट। कौन सा वोल्ट? 5 वोल्ट, यानी सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, समझे। चलिए आगे और बात करते हैं। चलो अब हमारे पास क्या पूछा है देखो सुनना कि एक मिनट, हमें से क्या पूछा है कि प्रत्यावर्ती, ये भी देखिए PYQ है ना। तो ठीक है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट I एंड वोल्टेज 9, तो हमारे पास ये वाटलेस कंपोनेंट बोल रहा है, वाटलेस। तो इसमें क्या करना है रे? I साइन कितना? 5, है ना।
तो ठीक है, अब हमारे पास आगे आगे अब क्या बोल रहे हैं यहां से देखना कि यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन का वो सवाल है। परिसर आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है? तो सीधा सीधा स्पेस वेव में, है ना, सीधा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, इसका जो प्रोपेगेशन वो कहाँ होता है भाई? स्पेस वेव में। तो इसमें ज्यादा वो टाइम, ठीक है आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा, ये क्या बोला है कि दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम? आप इसको सोडियम मारिए, ये सब मेमोरी बेस्ड सवाल है, सब फालतू का, कुछ टाइम खराब करने का नहीं। अच्छा, ये भी पीवाई क्यू है, आप देखिए है कि नहीं? तो ऐसे कई बार क्लास में, क्लास 11 से ही चलता है भाई ये ई बराबर फॉर्मूला एच इंटू एफ। हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का वो डायमेंशन निकालना है, तो ई बाई कितना एफ हो जाएगा। एनर्जी मतलब वर्क, इसका कितना एम एल, एनर्जी का कितना एम एल टू टी माइनस टू, है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड का मतलब टी के पावर -1, तो क्या बनने के दिखेंगे एम एल टू, और ये ऊपर जाएगा प्लस और टी माइनस 1, मैच कर लीजिए इसमें एम एल टू टी माइनस 1, यानी ए इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए और बात करते हैं। देखो अब ये तो आप क्लास 11 का केमिस्ट्री है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर तो इजीली कर देंगे, इसमें कुछ है नहीं। ऐसे फिजिक्स में भी चलता है, मॉडर्न फिजिक्स पता है आपको। हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ऐसा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? 13.6 जेड स्क्वायर बाई कितना एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, दूसरा हमारे पास स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होती है माइनस में 27 पॉइंट कितना 2 जेड स्क्वायर बाई कितना एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये भी डेरिवेशन कराया है। अब इनका रेशियो लेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, और ये 13.6 से ये 2 टाइम्स कटेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में कितना 1/2, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। देखो अब 56 नंबर बोला ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग नोट द इलेक्ट्रो, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सभी है, कौन नहीं है भाई? बीटा रेस, खत्म कहानी, क्या करना है, सब आसान सा सवाल है सभी। ऐसा अब क्या बोला ना कि द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज, तो भाई फ्यूजन बचपन से तो पढ़े हम लोग, है ना। क्या होगा? नाभिक के संयोजन, एक मिनट कौन सा सवाल था भाई? नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा का मुक्त होने की घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो क्या करना है भाई, ये मारिए आगे बढ़िए, है ना। चलो देखो 57 नंबर सवाल हो गया, अब 58 कर रहे हैं। बोला है कि नाभिक के संयोजन और गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को, ये भी तो सेमी सवाल हो गया ना भाई, तो इसमें भी क्या मारेंगे हम लोग? फ्यूजन मारेंगे, दोनों सेम सवाल है। देखो वास्तविक मुद्दा क्या है, हकीकत बता रहे हैं, जब सामने वाला चचवा क्वेश्चन सेट करता है तो भाई एक ही जगह जो भी किताब से उसने क्वेश्चन लिया होगा। अब तो एक बात गौर करना, देखो कि जब भी सवाल मिलेगा, जो भी आप पीवाईक्यू आप पेपर में लीजिए, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जब एक टॉपिक से आ रहा है तो एक ही साथ आएगा क्वेश्चन, है कि नहीं? वही कारण है कि एक ही सवाल देखो ये दोनों एक जैसा मिल गया, है ना। तो ठीक है, चाचा जी थोड़ा टाइम देते नहीं है, सीधा करते क्या है, क्वेश्चन में नोच लेते हैं जैसे हम लोग करते हैं। चलो, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मास एंड एनर्जी, तो ये बराबर बचपन से पढ़ा एमसी स्क्वायर। चलो देखो, अच्छा चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि ये जो 18 है ना, इसको सुधार कर लीजिए थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। तो यहाँ पे 1/8 कर लेते हैं। देखिए सुनिए, उसके बाद सवाल कर लेते हैं। बोला है ना कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु मतलब हाफ लाइफ कितना है मेरे दोस्त? टी हाफ की वैल्यू कितनी दिया है? 1000 ईयर्स, है ना, इतने ईयर्स दिया है। कितने समय बाद तत्व के नमूने का 1/8 भाग रह जाएगा? तो एक फॉर्मूला हमने बताया, n/n0 बराबर 1/2 के पावर कितना n, है ना। तो ये बोला है कि 1/8 पार्ट ऑफ द एलिमेंट विल रिमेन, मतलब ये डायरेक्ट 1/8 का मतलब n/n0 दे दिया है। तो 1 सीधा सीधा आप 8 रखेंगे और यहाँ पे कितना 1/2 के पावर कितना n। तो यहां से n की वैल्यू, इसको 2 के पावर 3 भी तो लिख सकते हैं ना, तो n की वैल्यू कितनी? मुद्दे की बात है कि n इज व्हाट? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितना? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, तो जो भी इनिशियल सैंपल होगा तो ये 3 हाफ लाइफ में इतना बच जाएगा। तो एक हाफ लाइफ की वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो टोटल टाइम होगा वो n इंटू कितना t हाफ आएगा। तो बहुआ यहाँ पे 3 इंटू कितना बताओ 1000 ईयर्स, यानी कि कितना
3000 ऐसा ऐसा, इतने क्या टाइम लग जाएगा, इतना वर्ष लग जाएगा, है ना, ईयर्स। तो कौन सा है भाई, ये द क्या करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब अगर ये सम क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो हम अब नहीं कराएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या हम बचपन में आप पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ते जाते हैं, इसमें क्या करना है रे। चलो, पीएन जंक्शन में होते हैं दो दो चालक जंक्शन, अर्धचालक पीएन दोनों मिलेंगे तो सीधा सीधा है। अच्छा क्या बोला, एक मिनट सवाल पढ़ लेते। पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 सेमीकंडक्टर जंक्शन, हाँ सही है, बोला 2 मेटल, फालतू का ये सब बेकार बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा, अच्छा हिंदी अंग्रेजी में, द नेम ऑफ द मशीन प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट, अच्छा डीसी को एसी में रेक्टिफायर करता है, डीसी को उल्टा उल्टा उल्टा, अप्लाइंग अप्लाइंग, एसी को क्या है बच्चा, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर। तो बहुत बड़ा आसान सा बात है कि रेक्टिफायर बेसिकली हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। रेक्टिफायर ही भाई देखो एक ऐसा डिवाइस है जिससे पूरी दुनिया नाच रहा है कि नहीं। जैसे आपका मोबाइल डीसी पे चल रहा है कि नहीं, लैपटॉप डीसी पे चल रहा है। जो एडॉप्टर जो का काम है, इवन घरों में जो अभी स्मार्ट टीवी है वो भी काहे पे है, डीसी पे, है ना। तो सब एडॉप्टर का कमाल है, उसी में रेक्टिफायर नाम का डिवाइस लगाया आपने, मोबाइल चार्जर में भी होगा, है ना। चलो आगे और बढ़ते हैं। तो बोलते हैं यदि पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम, अच्छा ये डबल हो जाता है ना, इसमें क्या करना है, फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाता है, तो आप जितना दीजिएगा उसको डबल कर देगा, तो 50 का कितना 100 हर्ट्ज कर देगा। चलिए आगे देखो, अब क्या है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉर का मतलब क्या हुआ, नॉर का मतलब हुआ और नहीं, तो और के लिए बुलियन व्यंजक है बाई बराबर कितना a+b, और नहीं मतलब इस पे बार, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, बाई बराबर कितना a+b का ऐसा। चलिए आगे करते हैं। देखो अब ये देखो बोला ना कि इसको द्विधारी, इसको ऐड करना है बाइनरी एडिशन, तो कर लेते हैं। यहाँ पे 0 1 1 और यहाँ पे कितना 0 0 1 0 1, दो तरीका है सवाल करने का। बाइनरी को आप डेसिमल में कीजिए और इसको भी डेसिमल में कीजिए, फिर उसको ऐड कीजिए, फिर तो फालतू का आप डायरेक्ट यूज कर लो ना। 0 1 कितना, ये कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, 1 0 ये कितना बनेगा 0 बनेगा, 1 1 कितना 10 बनेगा, कहानी खत्म, 0 कोई मतलब नहीं है, आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक मिनट, ये हमारे पास कितना हो गया भाई, 1 0 1 मिला और 1 1 10, है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 1 0 1 1, 1 0 कितना 1 1, तो ये हमारे पास ये आएगा आंसर। वास्तविक में देखो 1 1 करोगे तो 0 ही बनेगा, लेकिन उसको लिखते कैसे 1 0 कैरी करके, बात समझ में आए, ठीक है। चलिए आगे। ओ अब चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा इसमें भी देखो तो डायरेक्ट वो फार्मूला है, नोट्स में कराया, बस यहाँ खाली केवल प्लस हो जाएगा, ये आंसर डी, इसमें फालतू का टाइम नहीं करना है, परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी करवा चुके हैं सब चीजें। अच्छा अगेन बोला है ना कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप इज 0 एट, तो ये कहां पे होता है, इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर कहीं है ही नहीं इसमें, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सवाल में कुछ ऑप्शन अपने को कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। इक्वेटर मतलब बीचवत रेखा बोलते हैं उसको, पोल पे 90 डिग्री और इक्वेटर पे कितना 0 होगा, तो इससे कुछ ऑप्शन दिख नहीं, इसमें हटाइए सवाल। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है देखो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण के अस्थायी संतुलन, देखिए सुनिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहली बात तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में mb cos थीटा, ये अगेन देखिए छोटा m नहीं होगा, छोटा m रिप्रेजेंट पोल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी ध्रुव सामर्थ्य, बड़ा m लेना पड़ेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, तो थीटा 0 लिखिएगा तो माइनस में कितना बनेगा mb बनेगा, तो ये बी ही ऑप्शन है, बट यहाँ आप सुधार कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स वाले क्वेश्चन में देखो काफी एरर टाइप्स लगा है, मतलब प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। गणित का सवाल ठीक है, उसमें पूरा सवाल में मात्र एक ही एरर दिखा है, बाकी सीख है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखना सुनना। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अपने पास ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये संचरण की दिशा होगी, मतलब E क्रॉस कितना B, ठीक है। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें क्या करना है, मतलब मुद्दे की बात देखो क्या है, सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, नोट्स पढ़िए आपको बड़ा आसान लगेगा। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ते हैं, राजधानी रटने में लगा रहा, अटकन मटकन खेले में, तो समस्या है। समझ क्या कहने का मतलब क्या है, अपने को फिलहाल भाई साहब
नोट्स पढ़ना है कंसेप्चुअली, ठीक है। बाकी आप देखिए लॉन्ग शॉर्ट ये है, आप ये सब कर सकते हैं और कर लेना ही चाहिए, है कि नहीं। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत देखिए, इसमें गॉस का प्रमेय ये सत्यापित ये सब करवा चुके हैं। इसमें क्या करना है, ये लॉन्ग है, ये भी हो चुका है। सीधे तार से बहते हुए धारा के कारण बिंदु, ये भी सब डेरिवेशन। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ये पता है आपको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभी चलेगा, ये अंक का दृश्य आराम है, ये सब सभी सवाल कराया हुआ है। तो बाकी लॉन्ग और शॉर्ट कुछ दिक्कत वाली बात है, उसको प्रैक्टिस करना है केवल बस, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं केमिस्ट्री का सर करवाने का। मनीष सर आपको केमिस्ट्री का वो सॉल्यूशन देंगे, है ना। तो बहुत खुशी की बात है, अब इसमें क्यों हम टाइम खराब करें सर। अच्छा, एक बात विशेष बात क्या है, थोड़ा सा मुद्दे की बात कर लेते हैं। भैया नेक्स्ट बैच जो है अपने पास जो स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच है ना, नेक्स्ट बैच जो 12th के लिए, वो आपको 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना। इसमें क्या चलेगा, तीनों सब्जेक्ट चलेगा, फिजिक्स, मैथ और कौन सा, केमिस्ट्री, है ना। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट चलने वाला है। बाकी बहुत सारा डिटेल और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो आप नंबर से बात कर ले सकते हैं, 79035088 और कितना 37। अच्छा, दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी के लिए अलग मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम, दूसरा क्या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए सेपरेट बैचेज है। आपको जो भी मीडियम है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी बातों को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चा, अब हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले, कहां गया कहां गया कहां गया फाइल कमांडर, ये चलो भैया आप गए और आप आइए, है ना। तो अब हम ये करने वाले हैं मैथमेटिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ओके। तो आज हम इसको क्लोज कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।